गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज या वृद्धावस्था में पोषण। यह जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर अध्ययन किया था कि ओल्ड एज या वृद्धावस्था जो है ये क्या है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, और इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उनका अध्ययन हमने किया था। कुछ शारीरिक परिवर्तनों को हम पढ़ चुके हैं पहले, और उसके पश्चात जो शारीरिक परिवर्तन हमें पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आधारी उपापचय दर में कमी आ जाती है वृद्धावस्था में, और उसके जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ग्रंथियां प्रभावित हो रही हैं। नाड़ी संस्थान में परिवर्तन होता है, उससे भी शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, और जो वृद्ध व्यक्ति है उसके स्वभाव में इन सब का प्रभाव देखा जाता है। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। जैसे लॉस ऑफ टीथ, इस स्टेज में जो टीथ हैं वो वृद्ध व्यक्ति के टूट जाते हैं या निकल जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन को पीसने में, चबाने में कठिनाई होती है। और इन सब की वजह से जो फूड दिया जाता है ओल्ड एज पीपल को, वो एक सॉफ्ट डाइट उनको दी जाती है, क्योंकि अगर उन्हें कोई कठोर या हार्ड फूड अगर दे दिया जाता है, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं या हार्ड फ्रूट्स हैं, तो वो उनके दांतों से कट नहीं पाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि इस एज में डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफ़ेक्ट कर जाता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, तो डाइजेशन भी इस तरह के हार्ड फूड का, या हम यूँ कहें कि हैवी डाइट अगर वृद्धावस्था में दी जाती है तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, जैसा आप देख रहे हैं, डिक्रीज़ इन द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाड़ी संस्थान में परिवर्तन आ जाता है। जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो एक बैलेंस है या सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। और उसकी वजह से होता ये है कि इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनाई कम देने लग जाता है, और द फॉलिंग ऑफ विज़न या उसकी जो दृष्टि है ओल्ड एज व्यक्ति की वो भी कम हो जाती है। तो इसके बाद और भी कई परिवर्तन जो हैं दिखाई देते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसका श्वसन तंत्र है वह प्रभावित होता है, और उसकी वजह से जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसको सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होने लग जाती है। इसके अलावा उसका जो रीनल फंक्शन जो है ये रिलेटेड होता है व्यक्ति के उत्सर्जन तंत्र से। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस स्थिति में। और यहाँ पर क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी के अंदर पाए जाने जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन जो हैं वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होता है, अर्थात नेफ्रॉन वह संरचना है जहाँ पर यूरिन का निर्माण हो रहा है। तो ओल्ड एज में जाके ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इससे ओल्ड एज व्यक्ति को प्रॉब्लम ये होती है कि यूरिन जो सिक्रीशन होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली धीरे मात्रा में, कम मात्रा में है, और फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में मूत्र उत्सर्जन के लिए जाना पड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग रिड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से किडनी में स्टोन्स आदि की समस्याएं भी इस अवस्था में देखी जाती हैं। इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं चित्र में कि चेंजेस इन द स्केलेटल टिश्यूज़, जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसके कंकाल तंत्र में भी परिवर्तन देखा जाता है। और इसकी वजह से होता यह है कि इन परिवर्तनों में
डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस होने लग जाता है। उसमें बोन्स में जो कैल्शियम है और जो फॉस्फोरस है, जो बोन का बेसिक कंपोनेंट है, वो वहाँ से निकलने लग जाता है और ब्लड में जाने लग जाता है, या हम यूँ कहें कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। तो डीमिनरलाइजेशन और रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस ओल्ड एज में बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स में से निकलने लग जाता है। तो ओवरऑल बोन की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होने लग जाती है और उससे बोन्स वीक होने लग जाती हैं, और इसी वजह से ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये वो बीमारी है जिसमें बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी प्रारंभ हो गई है, जिसकी वजह से ओल्ड एज व्यक्ति जो है, अगर उसे हल्की सी टक्कर लग गई है या वो गिर गए हैं, तो उनकी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है और उस फ्रैक्चर को वापस रीहील होने में समय ज़्यादा लगता है। जो एक रीहीलिंग पावर एडल्ट पर्सन की होती है, वो रीहीलिंग पावर ओल्ड एज में नहीं होती है। तो इससे फिर शरीर में इससे संबंधित अन्य समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं और अनेक समस्याओं का सामना फिर ओल्ड एज व्यक्ति को करना होता है। तो इस तरह से उसका स्केलेटल सिस्टम जो है वह प्रभावित हो रहा है, और इसी के साथ अन्य चेंजेस बॉडी में देखे जा रहे हैं, जैसे चेंजेस इन द बॉडी कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शरीर के बॉडी कॉम्पोजिशन में भी परिवर्तन आ रहा है। शरीर का अगर प्रोटीन, फैट, ये मिनरल्स के लेवल्स देखे जाते हैं तो वो रिड्यूस होने लग जाते हैं इस स्थिति में, और इससे ओवरऑल जो ओल्ड एज का व्यक्ति है उसमें उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल होता है ओल्ड एज व्यक्ति का वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सभी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी की एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो रही है, तो इससे उसकी जो ओवरऑल फिज़िकल एक्टिविटी है वो रिड्यूस होने लग जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है यह है पाचन नली। तो इस स्टेज में पाचन तंत्र में भी अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। अगर यह परिवर्तन हम प्रारंभ करते हैं मुंह से, तो मुंह में क्या होता है कि जो टीथ होते हैं, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, टीथ जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। तो टीथ भी ओल्ड एज व्यक्ति के कमज़ोर होते हैं, और इस 60 और 65 वर्ष की अवस्था तक आते आते कई व्यक्तियों के जो टीथ हैं वो टूट भी जाते हैं। तो उसकी वजह से मुंह के अंदर च्यूइंग प्रोसेस, चबाना, फोड़ना वो वाला जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा मुंह के अंदर जो लार स्रावित होती है, तो उस लार के स्रवण की जो मात्रा है, सिक्रीशन जो है लार का, वो भी कम होने लग जाता है। इसके बाद फिर हम भोजन प्रवेश करता है ग्रसनी, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। तो आमाशय जो होता है, आमाशय आहार नाल जो है उसमें एक क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो वो क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ओल्ड एज में आके थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आमाशय में जब भोजन प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो आमाशय रस स्रावित होता है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इन सब का ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है कि फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। डाइजेशन जो है बहुत स्लो होता है, और कई बारी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं भी हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आहार नाल है उसकी क्रमाकुंचन गति कम हो रही है, उसकी वजह से ओल्ड एज व्यक्ति के जो स्टूल पास आउट होने में प्रॉब्लम हो रही है, या हम यूँ कहें कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि आहार नाल की जो फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है, मसल्स की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इस अवस्था में देखी जाती है। साथ ही साथ अगर ओल्ड एज व्यक्ति को बहुत हैवी डाइट दी जाती है, हैवी डाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच और फैटी फूड ओल्ड एज का जो व्यक्ति है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि जो आहार नाल है वह उसकी एक्टिविटी प्रभावित हो रही है, तो इस अवस्था में जो फूड दिया जाता है ओल्ड एज व्यक्ति को, उसको बहुत सॉफ्ट और एक ब्लैंड डाइट
प्लान करनी होती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, फैटी फूड उसको डाइजेस्ट, ओल्ड एज व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कारण यही है कि उसका जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, क्रियाशीलता में कमी आती जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है यह है हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। तो इस स्थिति में आते आते ओल्ड एज व्यक्ति का जो हार्ट होता है उसकी क्रियाशीलता में भी थोड़ी सी कमी आती है। हार्ट द्वारा जो ब्लड पंप किया जा रहा है वो भी थोड़ा कम होता है और इस टाइम पर ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और जो हृदय की क्रियाशीलता है वो ओवरऑल इस स्थिति में प्रभावित हो रही है। तो इस कारण जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसमें बॉडी में प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो सके, इसकी भी एक समस्या जो है, इसका सामना उन्हें करना होता है। इसी के साथ जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो उसकी टेस्ट बड हैं, ओल्ड एज व्यक्ति की टंग में जो टेस्ट बड्स पाई जाती हैं उनकी क्रियाशीलता में भी कमी आ जाती है। स्मेलिंग पावर जो होती है व्यक्ति की वो कम हो जाती है। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। एनोरेक्सिया जो है ये वो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। अब जब भूख नहीं लगती है, खुलकर भूख नहीं लगती है, तो ओल्ड एज का व्यक्ति भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मन नहीं करता है फूड का इंटेक करने का। तो इसके लिए उसे अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना होगा और जो उसके आसपास का वातावरण है उसके साथ उन्हें एडजस्टमेंट बिठाकर चलना होगा, जिससे कि एनोरेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। और साथ ही साथ जब डाइट प्लान की जा रही है ओल्ड एज की, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज व्यक्ति को जो चीज़ें पसंद हैं, जो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ फूड ऐसा दिया जाना चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो और ईज़िली चूएबल भी हो, कि ताकि वो मुँह से उसको खा सके। इसके अलावा फ़िज़िकल डिस्कम्फर्ट्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। शारीरिक रूप से उन्हें असुविधा महसूस होने लग जाती है ओल्ड एज व्यक्ति को, क्योंकि इतने सारे जब शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो शरीर जो है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा है। इसके अलावा परिवर्तन देखे जाते हैं जैसे त्वचा में परिवर्तन। अब त्वचा के जो परिवर्तन है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर दिखाई देता है कि जो ओल्ड एज व्यक्ति की जो स्किन है वो स्किन में रिंकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। जबकि आप देखिए एक छोटे बच्चे की स्किन और एडल्ट की स्किन और ओल्ड एज व्यक्ति की, तीनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें ओल्ड एज व्यक्ति की जो स्किन है उसमें रिंकल्स हो गए हैं और उसकी इस अवस्था में जो स्किन होती है वो अपने मसल से छूट जाती है। जो स्किन के जस्ट नीचे जो मस्कुलर पार्ट होता है वहाँ से वो छूट जाएगी और स्किन के अंदर कई सारे चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही साथ उसके नेल्स में, उसके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, उसमें भी चेंजेस देखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो पिगमेंट सेल्स होती हैं इस टाइम पर, मेलेनोसाइट्स जो होती हैं वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्किन जो ये मेलेनोसाइट्स होती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। बट ओल्ड एज में आके क्योंकि ये सेल्स डिक्रीज़ हो रही हैं, पिगमेंटेड सेल डिक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट व्यक्ति के शरीर पर पड़ रहा है। रेडिएशंस जो हैं उसका इफ़ेक्ट होता है। कई बार स्किन पर कुछ ब्राउन स्पॉट्स जो हैं दिखाई देने लग जाते हैं। उसका कारण यही है कि जो पिगमेंटेड सेल्स हैं उनकी क्रियाशीलता और उनकी संख्या में कमी आ रही है। इसी के साथ स्किन जो होती है, जैसा कि हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि स्किन के नीचे जो डर्मिस वाला पार्ट होता है वहाँ पर 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक रसायन होता है जो सन रेज़ के कांटेक्ट में, मॉर्निंग की जो सन रेज़ है उसके कांटेक्ट में जब वो आता है तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। बट ओल्ड एज में आते आते विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है ओल्ड एज व्यक्तियों में। और इस अवस्था में अगर स्किन
के बारे में और बात की जाए तो स्किन जो होती है वो बिल्कुल चमक उसकी ख़त्म हो जाती है और ड्राइनेस बहुत दिखाई देती है। और इस स्टेज में कई बारी विटामिन डी और विटामिन ए दोनों की ही डेफिशिएंसी होती है, तो उससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एक्जिमा, कीरेटो मलेशिया जैसी बीमारियां, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। बॉडी में रैशेस हो जाते हैं और वो रैशेस कभी कभी इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है, पस पड़ जाता है। तो ये सारी त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं जो इस अवस्था में बहुत अधिक देखी जाती हैं ओल्ड एज व्यक्ति में। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन जो हमने स्लाइड्स में देखे हैं उन्हीं परिवर्तनों को हम पुनः यहाँ रिपीट कर रहे हैं। पाचन अंगों में परिवर्तन जिसको हम पढ़ चुके हैं, हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन देखा जाता है, त्वचा में परिवर्तन देखा जाता है, उत्सर्जी तंत्र में परिवर्तन देखा जाता है। संयोजित तंतु जो हैं वो इस अवस्था में आते आते कठोर हो जाते हैं। तो जब ये कार्टिलेजेस कठोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी की जो मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, इसलिए चलने फिरने में जो ओल्ड एज व्यक्ति को समस्या होती है। घुटनों में उसको दर्द होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं। इसी के साथ आप पॉइंट आप देख रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ओल्ड एज में आते आते तो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लग जाता है और इम्यून सिस्टम के लिए जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स जो ब्लड के अंदर होती हैं उनकी संख्या जो है वो कम होने लग जाती है और साथ ही क्रियाशीलता में भी कमी आती है। तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है कि जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसकी क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो रही है तो बीमारियां होने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे वायरल फीवर है, फ्लू अगर है और मौसम में कोई चेंज है और क्लाइमेट में कोई वायरस है, जैसे इस टाइम पर कोविड की बात अगर हम करें तो कोविड-19 की जो महामारी फैल रही है उसके लिए डॉक्टर्स और WHO का भी यही सजेशन होता है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, 60 साल के ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है और उन्हें विशेष ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही वीक है और इस वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति अगर किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें यह वायरस प्रवेश करने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और अगर एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर रहा है, व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया है, तो उसकी रिकवरी रेट जो है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली अडल्ट पीपल के। जो ओल्ड एज पीपल हैं उनका रिकवरी रेट बहुत कम है। तो इस स्थिति में ओल्ड एज व्यक्ति को अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है और अगर कोई महामारी, कोई बीमारी फैली हुई है तो उन्हें स्वयं का प्रोटेक्शन करना है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है और अपने घर में ही रहना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि ओल्ड एज में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इन शारीरिक परिवर्तनों से जो ओल्ड एज का व्यक्ति है उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ओल्ड एज जो अवस्था है, इस अवस्था में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनका क्या होता है और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे इंडिया में जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने क्या क्या आवश्यकताएं बताई हैं पोषक तत्वों की, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।